1947 जब भारत आजाद हुआ तब $1 करीब $3 के बराबर था, लेकिन आज वही $1 ₹95 के पार चला गया है। Over the last few days, one headline has been seen nearly every day. Rupee falls to new lows. Indian rupee slumped to an all-time low. All-time lower. What you're seeing at the bottom of your screen, and that is the rupee. इंडियन रूपी एशिया का वर्स्ट परफॉर्मेंस करेंसी बन चुकी है और ये बात सिर्फ यहाँ रुकने वाली नहीं है और हो सकता है फ्यूचर में $1 की वैल्यू ₹100 के पार चला जाए। अगर ऐसा होता है तो आपका फोन, आपका लैपटॉप और यहाँ तक कि पेट्रोल तक की कीमत बढ़ जाएगी और सब कुछ महंगा हो जाएगा। सिर्फ नंबर नहीं बदल रहा है, तुम्हारी जिंदगी बदल रहा है और तुम सिर्फ देख रहे हो। आज हम बात करेंगे पूरे 78 साल की कहानी, ₹1 से लेकर ₹95 तक का सफर। Block of nations as Brazil, Russia, India, China and South Africa, including India definitely. Donald Trump's victory in the US presidential elections pressured Asian currencies over the weekend and also triggered outflows from the Indian stock market. 15 अगस्त 1947 इंडिया आजाद हुआ। पूरी दुनिया देख रही थी एक नया देश जो हजारों साल की गुलामी के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। तब $1 करीब $1-2 के बराबर था। इसका मतलब ये नहीं था कि तब हमारा देश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब रुपया गिरने की वजह से कमजोर हो गई है, ऐसा नहीं है। देखो 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तब सभी देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इसमें यह डिसाइड होता है कि हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू $, के अगेंस्ट फिक्स होगा और $, का वैल्यू गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स होगा और तब फिक्स होता है ₹1 = $1। इसका मतलब था कि इंडिया की करेंसी का एक फिक्स एक्सचेंज रेट था। ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि इंडिया अमेरिका के बराबर था, बल्कि सिस्टम ही ऐसा था। और फिर हमारा देश आजाद होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो एक विजनरी लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन उनकी इकोनॉमिक फिलोसफी ने रुपये की कमर को तोड़ने की शुरुआत करती है। नेहरू जी सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उनका सिंपल सा मॉडल था गवर्नमेंट कंट्रोल इकोनॉमी। जबकि प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करो, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ जाएगा और कैसा बिकेगा, और फॉरेन इन्वेस्टर को रोके रखा। मतलब इमेजिन करो आपको एक शॉप खोलनी है तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर कितना माल स्टोर करोगे इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर अगर माल ज्यादा बिक रहा है तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि एक्सपेंड करो बोल के, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए तो परमिशन लो। लिटरली एक चाय की टपोरी खोलने के लिए भी 5 गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया से कट ऑफ हो गई। फॉरेन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आना नहीं चाहते थे। एक्सपोर्ट स्लो हो गया और जब एक्सपोर्ट स्लो हो जाता है तो हमारे देश का सामान जो है दूसरे देश में जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे देश पे डॉलर आ नहीं पाता है। और जब डॉलर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली रुपीस की डिमांड कम हो जाती है और जब किसी चीज की डिमांड कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी गिर जाती है। 1947 से 1965 तक रुपीस की वैल्यू गिरकर $1 4.76 रुपीस के बराबर हो गया था। 18 सालों में ₹1 से 4.76 रुपीस पर डॉलर के बराबर हो गया था। देखो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर होता है और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर होता है और वॉर की वजह से दोनों देशों को नुकसान होता है और इंडिया के पास डॉलर बचा ही नहीं था। फिर आता है 6 जून 1966 जब इंदिरा गांधी एक अनाउंसमेंट करती है जो पूरे देश को हिला गई और रुपीस की वैल्यू एक झटके में 36% गिर गई सिर्फ एक दिन में। मान लो आज जो तुम्हारा ₹100 का नोट है, कल उसकी वैल्यू सिर्फ 64 रुपीज रह गई। पोजीशन ने बोलना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी ने देश को बेच दिया और आम आदमी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब भी डिवैल्यूएशन होती है तो उस देश की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश की चीजें जो है फॉरेन बायर के लिए सस्ती हो जाती है। इसकी वजह से जो है दूसरे देशों के बायर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद कर अपने देश ले जाते हैं। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सामान होने भी चाहिए, सामान प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसके लिए फैक्ट्रीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हमारे पास ज्यादा थे नहीं, क्योंकि हम तो लाइसेंस राज में फंसे हुए थे। अब आते हैं 1970s में। यहाँ दुनिया की एक ऐसी घटना हुई जिसने सिर्फ रुपीस को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया। 1973 में अरब देशों में वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई बंद हो जाता है और ये सिर्फ एक हफ्तों के लिए नहीं बल्कि महीनों तक बंद हो जाता है। और इंडिया तो ऑलरेडी ऑयल के लिए अरब देशों पर डिपेंडेंट था। ऑयल का प्राइस 4 गुना हो गया था, मतलब कि इंडिया को अब ज्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे थे और इंडिया के पास ज्यादा डॉलर नहीं बचा था। फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। इसका असर भी हमारे रुपीस पर पड़ा। 1980 तक $1 7.86 रुपीस तक पहुंच चुके थे और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 1991 में इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में आ गया था कि इंडिया के पास सिर्फ 14 दिन के पैसे बचे थे और सरकार को अपने देश को चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था। एक्चुअली हुआ यह था कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी
और राजीव गांधी जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। राजीव गांधी ने इंडिया को थोड़ा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। उन्होंने कंप्यूटर लाया, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किया। अब इंडिया में भी कुछ लोग टीवी देखते थे, स्कूटर चलाते थे और भी नए नए प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये सब चीजें जो हैं हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे थे, मतलब कि हम डॉलर को खर्च करके ये सब चीजों को इंपोर्ट कर रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम लोग सामान को ज्यादा खरीदते थे, बेचते कम थे, जिसकी वजह से हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो जाते थे। ऊपर से 1991 में गल्फ वॉर शुरू हो जाता है। इराक कुवैत पर हमला कर देता है और अमेरिका इराक पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज से ऑयल सप्लाई होना बंद हो जाता है और ऑयल की प्राइस फिर से आसमान छूने लगती है। और इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्ते की फॉरेन एक्सचेंज बचता है। इसके बाद हम फॉरेन कंट्री से सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इंडिया ने अपने गोल्ड को गिरवी रख दी थी ताकि हमें लोन मिल सके, जिसकी वजह से भी जो है रुपीस की वैल्यू गिर जाती है। ऐसे ही रुपीस की वैल्यू गिर गिर कर आज $1 95 रुपीस तक पहुंच चुका है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर क्या होता है आज 1 रुपीस जो है आज के दिन भी $1 के बराबर होता है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए फॉरेन कंट्रीज में वेकेशन बनाना बहुत आसान हो जाता। जहां आपको एक फॉरेन ट्रिप में लाखों खर्च करने पड़ते थे, वहां आपको सिर्फ हजारों रुपये में हो जाता। जो लग्जरी सामान हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो काफी सस्ता हो जाता। आईफोन आपको सिर्फ 600 रुपये में मिल जाता उसको, और देश को पेट्रोल भी जो है काफी सस्ता मिल जाता। तो ये सब सुनकर तो काफी अच्छा लग रहा होगा कि काश $1 1 रुपीस के बराबर हो जाता। लेकिन इसके पीछे भी एक डार्क रियलिटी है। ऐसे में फॉरेन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टर जो है इंडिया में कभी भी इन्वेस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है वो इसीलिए करती है क्योंकि यहाँ जो है लेबर सस्ता मिल जाता है। ऐसे में फॉरेन कंपनी को इंडियन एम्प्लॉय को भी जो है सेम सैलरी देनी पड़ेगी जितनी वो अपने देश के एम्प्लॉय को देते थे। ऐसे में फॉरेन कंपनी इंडिया क्यों आएगी और क्यों इन्वेस्ट करेगी? इससे अच्छा तो वो अपने देश में ही इन्वेस्ट करेगी, या फिर वो ऐसे देशों में इन्वेस्ट करेगी जहाँ उन्हें लेबर सस्ती मिलेगी। तो फॉरेन कंपनी जो है अपनी कंपनी को इंडिया से बंद करके चली जाएगी और इंडिया में जितने भी लोग IT सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी $1 1 रुपीस के बराबर नहीं होगा।